किसी को जब आप देखें या उसकी डिसेबिलिटी को देखें तो ये मत देखिए कि उसके अंदर डिसेबिलिटी है क्या, आप ये देखिए कि वो मुख्तलिफ है। डिसेबिलिटी हमारी निगाह में होती है, इंसान में नहीं। क्या खूब कहा है किसी ने कि भाई डिसेबिलिटी जो लोग होते हैं वो सबसे पहले और बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं और उनको ज़्यादा फिक्र हो जाती है उनसे ज़्यादा जो शायद डिसेबल्ड हैं। डिसेबल्ड अगर ना कहें और अगर यूँ सोचें कि वो डिफरेंटली एबल्ड हैं, सो वी ऑल आर, वी हैव द एबिलिटी टू डू डिफरेंट थिंग्स। अल्लाह ने हमें बहुत मुख्तलिफ बनाया है, तो मुख्तलिफ होना तो बहुत मुनफरद होना भी तो है। लेट्स कॉल देम डिफरेंटली एबल्ड। माया खान माया कहानी के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, बहुत लंबा इंट्रोडक्शन नहीं दूंगी, बस इतना कहूँगी कि उनके बारे में थोड़ा सा ये बताती चलूँ कि वो पाकिस्तान डिसेबल्ड क्रिकेट बोर्ड में मेंबर हैं और सिंध कराची क्रिकेट बोर्ड के वो चैम्पियन हैं और लीडर हैं और सबकी रहनुमाई कर रहे हैं। अच्छा, ये रही उनकी क्रिकेट की रहनुमाई। मैं चाहूँगी आज वो हम सबकी रहनुमाई करें कि डिसेबिलिटी दरअसल कहाँ से शुरू होती है। मुझे लगता है उसकी शुरुआत की कहीं और से, उसकी पहला स्टेप कहीं और से हुआ, उसका आगाज़ कहीं और से हुआ। आके मुलाकात कराते हैं राव जावेद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बात कर रही थी और आप बहुत गहरी सोचों में जा रहे थे। सोच तो गहरी हो जाती है जब ये सारी चीज़ें दोबारा दोबारा रिमाइंड की जाती हैं। तो पोलियो डे है आज, तो इस हवाले से प्रोग्राम हो रहा है। तो मैं तो सबसे पहले एक मैसेज कि 2 कतरे पोलियो के ज़रूर पिलाएं तमाम वालिदैन को, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी जो वालिदैन हैं वो अगर नहीं पिलाते और लड़ते झगड़ते हैं तो उनको मैसेज है कि ज़रूर वो जो है पोलियो के कतरे पिलाएं अपने बच्चों को, ताकि बच्चे की लाइफ बोझ ना बने आखिर तक। बच्चा बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह जिए, नॉर्मल लोगों की तरह सारे काम करे। आमीन सुम आमीन। आमीन। पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम डिसेबल्ड के आप मेंबर हैं जी जी। और सिंध डिसेबल्ड क्रिकेट टीम के कैप्टन। आप कप्तान हैं। जी कप्तान के ऊपर तो बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। जी। जी हम पाकिस्तान के लेवल पे भी यही बात करते हैं कि कप्तान, एक कैप्टन के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पीपल लुक अप टू द कैप्टन जी। जी और वो अपने दर्द, अपनी तकलीफ़, अपनी अपनी तमाम वो चोटें जो उसको माशरती तौर पर मिलती हैं वक्तन फ़वक्तन, वो उनको दिखाए बग़ैर उस दर्द को बर्दाश्त करके अपने से ज़्यादा लोगों को हिम्मत देना और सबको साथ लेकर चलना। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और जब कैप्टन एक नॉर्मल हो तो अलग बात है, जब कैप्टन एक डिसेबल टीम का हो जिसके तमाम प्लेयर्स डिसेबल हों, मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स हों, तो हमारी कोचिंग डिफरेंट होती है, हमारी कप्तानी अलग होती है, हमारे बताने का तरीका अलग होता है। बिल्कुल नॉर्मल क्रिकेट की तरह क्रिकेट होती है, लेकिन हमारी क्रिकेट की बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट होती हैं और उन सबको साथ लेके चलना पड़ता है। तो ज़ाहिर प्रॉब्लम्स तो हैं। प्रॉब्लम्स तो हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम राव जावेद साहब, इस डिफरेंटली एबिलिटी जो आपके साथ है, सबसे बड़ी क्या तकलीफ़ या चैलेंज था, मैं अगर सवाल करना चाहूँ तो? देखें, जब मैंने होश संभाला है तो मुझे पता लगा मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, लेकिन घर वालों ने कभी फील ही नहीं होने दिया। बाय बर्थ? नो, बाय बर्थ नहीं था। 5 और 6 ईयर का था मैं अच्छा, जब हुई थी प्रॉब्लम। तो लेकिन घर वाले इतने सपोर्टिव थे, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई हों, बहन हों, वालिद साहब हों, मदर हों, जो चीज़ मुझसे नहीं होती थी वो ज़बरदस्ती करवाते थे। तो उन्होंने जहन में कभी आने ही नहीं दिया। लेकिन माशरे में आपको पता है कि जी हाँ। बाहर भी निकलना होता है, स्कूल है, कॉलेज है। जिस तरह एक स्टोरी आपको मैं शेयर करना चाहूँगा कि एनसीसी में, एनसीसी स्टार्ट होती है फर्स्ट ईयर में जाते ही, तो उसमें मैंने अपना ड्रेस ख़रीदा बड़े शौक़ से, बड़े हाँ ज़ौक़ हाँ, से। मैं देख रही हूँ आपकी तस्वीरें साथ साथ। तो वो ड्रेस ख़रीदा और बड़े शौक़ में पूरी रात में सोया नहीं। सुबह मेरी एनसीसी है, मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने मुझे देखते ही बोल दिया आप जाओ। मैंने कहा सर मैं सब कुछ कर सकता हूँ। नहीं नहीं आप जाओ।
तो मैं ज़्यादा ज़िद करने लगा तो उन्होंने मुझे धक्का दे दिया, आपको मना कर रहा हूँ, आप जाओ, आपका काम नहीं है ये। तो ड्रेस वगैरह पहना हुआ था, मतलब फ़ौजी दिमाग में यही था कि हम भी करेंगे एनसीसी और मैं कर सकता हूँ, और मैं करता भी था। मैं अपने मोहल्ले में क्रिकेट खेलना शुरू की तो और अब आपको ये पता था कि मैं कर सकता हूँ? अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर सकता था। फिर तो लेकिन ज़ाहिर है उसमें बिल्कुल परफेक्ट लोग चाहिए होते हैं, तो वो इस तरह के किस्से डिसेबल पर्सनस के साथ होते रहते हैं। तो इन चीज़ों के साथ जीना पड़ता है और हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी चाहिए। मैं दूसरे लोगों को भी कहूँगा इन चीज़ों के साथ साथ अपने आप को भी मोटिवेट करें और दूसरे डिसेबल लोग हैं उनको भी उनकी मोटिवेशन के लिए आप जो है कुछ ऐसा करके दिखाएं कि वो सारे लोग जो घरों में बैठे हुए हैं वो बाहर आएँ, आपको देख के बाहर आएँ। मैं ज़रूर राव जावेद साहब से जानना चाहूँगी कि बचपन कैसा था राव जावेद साहब का? क्या चैलेंजेस, ये नहीं कि लोग जैसा वो बता रहे हैं, ये तो वो वाली बातें हैं जो हर डिफरेंटली एबल्ड इंसान गुजरता है, लेकिन जो मुझे पता करना है वो ये था कि कब टूटे और अपने आप को कब संभाला, कब लगा कि बस अब नहीं करना कुछ, अब घर में बैठ जाना है, क्योंकि लोगों की इस वक्त भी मैं उनके इमोशंस देख रही हूँ कि मैं बात कर रही हूँ एंड ही इज़ प्रोबेबली थिंकिंग अबाउट ऑल दोज थिंग्स दैट ही हैज़ बीन थ्रू। ज़िंदगी हमारी एक फ़िल्म की तरह हमारे आंखों के सामने घूम जाती है। अगर आप कोई भी वाक़या, कोई भी हॉट बटन प्रेस कर देते हैं ना, तो वो फ़ौरन से रिप्ले हो जाता है। बहुत तकलीफ़ों से गुजरे होंगे, बहुत चैलेंजेस। जो सबसे बड़ी तकलीफ़ हुई होगी वो शायद फिज़िकल नहीं, वो इमोशनल होगी। वो इमोशनल तकलीफ़ें क्या रहीं, कब अपने आप से ही लड़ाई की और कब अपने अंदर की जंग जीत ली। हमारे साथ रहेगा माया कहानी में राव जावेद साहब के बचपन से आएंगे कि क्या हुआ, कैसे फेस किया और आज कहाँ पहुँचे हैं, और मैं और आप डिफरेंटली एबल्ड कौन कौन है। सोफे के बाद माया कहानी में एक बार फिर हमारे साथ आने का बहुत शुक्रिया। वो दो कतरे आपकी आगे आने वाली नस्ल के लिए सेहत और ज़िंदगी का बाइस हो सकते हैं। माया कहानी में हम आज बात कर रहे हैं राव जावेद से। आसान नहीं था ये सफ़र, आज यहाँ पहुँच गए हैं, बहुत सारी बातें कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर है अपने आप में एक स्पोर्ट्समैन है, और एक अंदर से जब एथलीट होता है इंसान ना, तो उसके अंदर गिव अप करने वाला एलिमेंट होता ही नहीं है, क्योंकि मैं एक एथलीट हूँ, क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ। और अगर स्पोर्ट्समैन के अंदर हारने वाला एलिमेंट आ जाए तो वो कभी स्पोर्ट्समैन बन ही नहीं सकता। राव जावेद साहब से बात हो रही थी, वक्फे भी हम बात कर रहे थे, बहुत सारी बातें की। मैं आज आपसे कहती हूँ राव जावेद साहब, क्योंकि जाहिर है आपके हवाले से आपका एक आइडेंटिटी बन गई कि आप आज जो काम कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत लंबा सफ़र है। मैं आती हूँ आपके बचपन से। बचपन में पहली दफ़ा कब झटका लगा, कब सबसे बड़ी चोट लगी जो कि इमोशनल चोट थी, क्या हैंडल किया, किसने संभाला और आगे कैसे बढ़े? जी हाँ, बस जब बड़े हुए और होश संभाला तो देखा कि ये प्रॉब्लम है मेरे साथ। बस फिर स्कूल में एडमिशन हो गया। स्कूल में जब बच्चों ने कहना शुरू किया तो ज़ाहिर है फिर तकलीफ़ होती थी, यार ये क्या मसला है। थोड़े और बड़े होते चले गए, फिर पता लगा कि ये प्रॉब्लम है। फिर आते जाते अगर रोड से गुज़र रहा हूँ, कहीं ज़्यादा लड़के बैठे हुए हैं या कुछ लड़कियाँ बैठी हुई हैं, तो वहाँ से गुज़रते हुए शर्मिंदगी महसूस होती थी, क्यों शर्मिंदगी, क्यों? क्योंकि वो ज़ाहिर सी बात है थोड़ी सी चलने में लंगड़ाहट थी। तो लोग कुछ कहते, कोई हंसता, कोई गौर से देखता, तो ये सारी चीज़ें तो चलती रहीं, लेकिन दिल में सोचा हुआ था कि ये कुछ भी नहीं है, और घर वाले मुसलसल मोटिवेट करते रहते थे, भाई इजाज़त दें, बहनें। आपकी क़ता कलामी माज़रत, इजाज़त दें तो पूछ सकती हूँ कि वो जो कुछ लोग जो कुछ कहते थे वो क्या था? बस वो वाज़े कसते थे, भाई सही चल लो, क्या हो गया, और ये लंगड़े हो बोलते थे क्या, और इस लोग? तरह की बातें करते थे। तो बहुत सारी जगहों पे बिल्कुल गिल्टी फील होता है, और बहुत सारी जगहों पे ऐसा भी महसूस होता है कि यार मैं कल से घर से बाहर नहीं निकलूँगा। लेकिन सबको मैं ये कहना चाहूँगा, ऐसा बिल्कुल ना सोचें, और बिल्कुल बाहर भी निकलें और सब कुछ करें और सब कुछ करके दिखाएं। अपने अंदर से बिल्कुल इस चीज़ को निकाल दें, और जब आप कुछ कर लेते हैं तो ये सारी चीज़ें पीछे रह जाती हैं। तो टूटे होंगे उस वक्त कि घर से बाहर नहीं, अब नहीं जाना?
बहुत दफ़ा ऐसा हुआ। और कुछ याद है क्या उम्र थी उस वक्त जब ऐसा फील हुआ था? मैं चाहती हूँ इसलिए आई कि बहुत थिंक सारे बच्चे चाहे वो डिफरेंटली एबल्ड हों या डिफरेंटली एबल्ड ना हों, लेकिन इमोशनल जंग इंसान को सबसे ज़्यादा मारती है। वो चोट जो इंसान को जहनी तौर पर लगती है कि मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए तो मैं बाहर नहीं निकल सकता, दोस्तों में नहीं जा सकता, मेरे दोस्त ज़्यादा नहीं हो तो मैं दोस्त, कोई दोस्त नाराज़ हो गए तो अजीब डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैं चाहती हूँ उन बच्चों को भी आप आज ये कहानी सुनाएं कि अगर आपको फिज़िकली कोई चैलेंज था भी, तब भी आपको वो चीज़ रोक नहीं पाई, बिकॉज़ शायद आपके गोल्स लोगों की बातों से बहुत बड़े थे। तो जब आए तो क्या हुआ आगे? बिल्कुल सोचना भी ये चाहिए और करना भी चाहिए। मुश्किल बहुत है, हर दिन एक नया दिन होता है और हर दिन प्रॉब्लम्स होती हैं, ख़ासतौर पे डिसेबल्स के लिए। लेकिन जब आप कुछ बड़ा कर देते हैं तो ये सारी चीज़ें पीछे रह जाती हैं। तो बाज़ार जाते थे, शॉपिंग करते थे, लेने जाते थे कुछ ना कुछ, जिस तरह अम्मा अब्बा भेज देते हैं कि भाई ये ले आओ वो ले आओ। जी हाँ, बिल्कुल। असल में मैं इसको थोड़ा सा क्रिकेट से जोड़ना चाहूँगा हाँ। और दूसरों को बताना भी चाहूँगा। देखें, जब मैं क्रिकेट खेलनी स्टार्ट की मैंने, तो रनिंग में प्रॉब्लम होती थी। और क्या उम्र थी उस वक्त जब खेलना स्टार्ट किया था? मैं तो बचपन से ही खेल रहा हूँ क्रिकेट। रनिंग में प्रॉब्लम होती थी तो वो दिमाग में मैं सोचता रहता था रात में कि यार ये रनिंग का मसला कैसे हल करूँ। तो फिर मैं बड़ी हिट्स मारने लगा, हल्के हल्के, मतलब मैं रनिंग की मुझे नीड ही नहीं होती थी, मैं जाके बड़ी हिट्स मारने लगा इलाके में हल्के हल्के। यार ये तो छक्के मारता है। अरे और तो वो चीज़ वहाँ पे मैंने अपनी डिसेबिलिटी को वहाँ कवर कर लिया। छक्के मार के मुझे भागने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरह मैं सारे डिसेबल पर्सनस को इसीलिए बात बता रहा हूँ कि वो भी ऐसे ही सोचें, अपनी उस चीज़ को किसी दूसरे हार्ड वर्क से या किसी और चीज़ से अपनी डिसेबिलिटी को बिल्कुल आप पीछे छोड़ दें और आप आगे बढ़ते चले आएँ। और बहुत सारे मौके आएंगे, आप बिल्कुल टूट जाएंगे, गिरे आएंगे। और मैं उन घर वालों को भी कहना चाहता हूँ कि जिस तरह मेरे घर वाले थे, मेरे भाई सारे क्रिकेटर्स हैं और अच्छी क्रिकेट खेले हुए हैं और पाकिस्तान लेवल पे भी खेले हुए हैं। तो उन्होंने मुझे कहा ही नहीं कभी, मुझे डॉक्टर ने मना किया आप क्रिकेट नहीं खेलो, लेकिन भाई ने बोला नहीं तुम बहुत अच्छे प्लेयर हो, आप खेलो, क्यों नहीं खेलोगे। सारे भाइयों की सपोर्ट, अम्मी की सपोर्ट, वालिद साहब की सपोर्ट। तो घर वालों से ख़ास तौर पे मैं कहना चाहूँगा, अपने डिसेबल अगर कोई घर में मौजूद है तो उसकी सपोर्ट करें। और उसमें इतनी एबिलिटी है कि एबल जो पर्सन्स हैं यहाँ पे उनमें नहीं होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर उसकी एक चीज़ में कुछ प्रॉब्लम है तो आप यकीन करें कि उसके अंदर बहुत सारी एबिलिटीज़ होंगी, उनको आप उजागर करें, उनको बाहर निकालें, उनका ब्रॉड करें उनके माइंड को। राइट राइट। आप जब कॉलेज में स्कूल में आगे बढ़े, ज़िंदगी एक डिफरेंट लेवल पर पहुंची, उस वक्त दोस्त कितने थे? जी हाँ, कॉलेज में मेरे तकरीबन 3 या 4 दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। और वो ऐसे दोस्त थे और मेरी डिसेबिलिटी के ऊपर वो दूसरों से लड़े हैं। अच्छा, तो कुछ इसमें याद है ऐसा कोई वाकया जो? जी हाँ, बिल्कुल। मैं हम लोग बैठे हुए चाय पी रहे थे, वहाँ से उठ के हम अंदर क्लासेस मैं स्टार्ट आपकी हो बात गई। करना चाहूँगी, क्या हम थोड़ा सा वक्फा ले लें यहाँ पर, और यही इस वक्फे के बाद फ़ौरन हम इनकी वो वाली, अभी वक्त है? ठीक है जी जी सर। तो उठ के मैं क्लास लेने जा रहा था तो 4 लड़कों ने मुझे हुट किया पीछे से। कॉलेज में? जी हाँ, ओके कॉलेज में। ओके। तो पीछे मेरा दोस्त चल रहा था, उसने बोला भाई आपने ऐसा क्यों बोला। बोल रहे तो तुम कौन हो, तो इस बात पे उनकी क्या लड़ाई बोला हो गई। था? लंगड़े कहाँ जा रहा है। लंगड़े कहाँ जा रहा है? वाओ। तो ओके। मैं तो चुपचाप खड़ा बस देख ही रहा था। मेरे या तीनों दोस्तों ने उनकी ठीक ठाक धुलाई कर दी, मतलब पिटाई की उनकी ठीक ठाक। और बाद में शाम में जब क्लासेस ऑफ हो गई तो उन मतलब तीनों, कुटाई, जी हाँ, मतलब कूट दिया धक्के दोस्तों ने ना। वेरी नाइस। और फिर बाद में उन जो 3 लड़के थे उन्होंने तीनों ने मुझसे आके सॉरी भी किया। तो इस मतलब तरह जबानी कलामी तो नहीं समझते वो, उनको कूटना जरूरी था? नहीं, मैं तो ज़बानी इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि कभी कभी सबक जो है ना वो हाथ लात कहते हैं ना, लातों के भूत हाथों से नहीं मानते, बातों से नहीं मानते। बिल्कुल। तो वो शायद वो लातों के भूत थे, ऐसा कुछ था। वो लातों के भूत तो शायद होंगे, दोस्तों ने पहले ही उनको लाते दिखा दी, वरना हो सकता है बातों से ही मान जाते। भाई दोस्तों तो ऐसे हो जो कि आपके लिए लड़ जाएं, आपके लिए कहते हैं ना कि आई विल टेक अ बुलेट फॉर यू। तो मेरा ख्याल है कि ऐसे दोस्त होना बहुत ही, आज उन दोस्तों से दोस्तियां हैं। बिल्कुल, अभी भी वही सारे दोस्त हैं मेरे। आज जब वो वक्त पलट कर याद करते हैं तमाम दोस्त,
बस बैठे होते हैं, बातें करते रहते हैं, कुछ पिक्चर्स हैं हमारी वो देखते रहते हैं, जब पुराना याद आता है। वरना नॉर्मल आजकल की लाइफ में भी सबकी शादियां उसने हो उस गई। वक्त यूं बोला था, हाँ बिल्कुल। याद है हम वहां बैठे हुए थे, ये सारी बातें याद आती होंगी। बिल्कुल दोस्तों, मैं यही बार बार बताना चाह रहा हूँ, आपके दोस्त अच्छे हों, आपकी फैमिली अच्छी हो, तो मेरा नहीं ख्याल कोई डिसेबल पर्सन इस दुनिया में आराम से नहीं रह सकता। फैमिली में सबसे ज्यादा सपोर्ट अटैच किससे थे? अ, वालदा से ज़्यादा था, वालदा से ज्यादा? और सपोर्ट मेरे भाइयों ने बहुत की है मुझे। राव जावेद साहब का भाइयों से कैसा रिश्ता था ये मैं अभी पूछती हूँ, लेकिन वालदा मेरा ख्याल है एक अलग से टाइम डिज़र्व करती हैं, क्योंकि माँ के साथ ना, माँ फिज़िकल तकलीफ़ों से भी गुज़रती है, माँ मेंटल स्ट्रेस से भी गुज़रती है, फिज़िकल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, सोसाइटी का स्ट्रेस, और उसके बाद मोटिवेटेड रखना अपने उस बच्चे को जो कि ठीक था, अचानक एक सानहा हुआ और वो मुख्तलिफ हो गया, तो उस माँ के ऊपर क्या गुज़रती होगी। उस माँ ने कभी अपने इस बेटे से शेयर किया, उस माँ ने कभी बोला कि हाँ खुद तो बेटा तू मेरा फाइटर है, तू मेरा चैम्पियन है, तुम सबसे अलग हो और तुम याद रखना तुम मेरा फ़ख्र हो। और वो माँ खुद अपने आप में रोज़ कैसे रोती होगी कि सिसकियाँ भी होती होंगी तो आवाज़ नहीं पहुँचती होगी। दैट इज़ हाउ फाइटर्स आर, जो हमारी अम्माएँ हैं। और आई एम ब्लेस्ड टू हैव अ मदर लाइक दैट इन माई लाइफ, जिन्होंने कभी ये नहीं कहा बेटा कि ये तुमने ये क्या किया, हाँ गलत पे गलत, लेकिन जब कोई मुश्किल आई याद रखना तुम्हारी माँ ज़िंदा है। जिसकी माँ ज़िंदा होती है ना, उसको कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे पूछूंगी कि माँ से कैसा आपका रिश्ता था और है, और राव जावेद को राव जावेद बनाने में वालदा का कितना बड़ा हाथ था। मगर इस वक्फे के बाद हमारे साथ रहेगा, अभी आते हैं। माया कहानी में एक बार हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। राव जावेद साहब की कहानी, लेकिन सबसे एक गुजारिश, एक मैसेज, एक रिक्वेस्ट बहुत ही दिल से कि वो 2 कतरे अपने बच्चों को ज़रूर पिलाएं प्लीज़, जिससे आप और आपके आने वाली नस्लें आपको किसी चीज़ का इल्ज़ाम नहीं देंगी, क्योंकि आज हम जो बुनियाद रखेंगे उसी पर इमारत बनेगी। राव जावेद साहब से वक्फे से पहले बात हो रही थी, वो चैलेंज जिससे ये गुजरे, वो तकालीफ जो आपने देखी, वो दिन जब आपने कहा कि मैं कल से बाहर नहीं जाऊंगा, सड़क पर निकले तो लोगों ने आवाज़ें कसी, कॉलेज में थे तो दोस्त आपके लिए लड़ लिए, लेकिन एक इंसान, एक होता है, कोई एक ऐसा शख्स होता है आपकी ज़िंदगी में जो आपको हर वक्त इंस्पायर करता रहता है, मोटिवेट करता रहता है। वो आपने कहा आपकी वालदा। कोई ऐसा लम्हा, कोई ऐसा दिन याद है, या वो दिन याद है जब आप वापस आए थे और आपने कहा कि कल से मैं नहीं जाऊंगा? क्या कहा था वालदा ने? जी हाँ, बस वो कुछ कॉलेज में इस तरह की बातें हुई थी, तो एक दिन मैं घर गया तो अम्मी को मैंने कहा कि मैं कल से कॉलेज नहीं जाऊंगा। अच्छा, ये तो कॉलेज में हुआ था? जी, ये ओके। कॉलेज में हुआ था, बाकी तो कर ही रहे थे सरवाइव। अम्मी ने कहा क्यों, क्या हुआ, तुम्हारा तो अभी तो एडमिशन हुआ है। ये मैं एनसीसी वाली बात है। अच्छा, एनसीसी वाली बात जी है। हाँ, जब मुझे निकाल दिया था वहाँ से, बिल्कुल। और मेरे ज़िद करने के बावजूद भी उसने मुझे धक्का भी दे दिया था। उसने, जो इंस्पेक्टर था एनसीसी जो करवाते थे, तो वो वाली बात है। मैं काफ़ी क्या उनको बोल मालूम था कि आप फिजिकली चैलेंज्ड हैं? नहीं, मुझे तो मालूम था, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था उनको कि मालूम था उस पर जिन्होंने उन्होंने धक्का दिया, जिन्होंने वो आपको? तो, मैं जब ज़ाहिर है उनके सामने वॉक करता हुआ आया, उनको तो पता लग ही गया था, जब ही उन्होंने मुझे वापस किया। तो अम्मी ने बिल्कुल, मैं थक हार के बैठ गया था घर में। अम्मी ने कहा कि नहीं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, एनसीसी नहीं करोगे तो क्या होगा, थोड़े से नंबर कम आएंगे, कुछ नहीं होता, तुम पढ़ते रहो पढ़ते रहो। तो बिल्कुल लड़े नहीं अम्मा से उस वक्त? क्या आप कैसे कह सकती हैं मुझे ये करना है और आप मुझे यूं करने को कह रही हैं? बस वो लड़े, शाम तक मैं यही बहस चलती रही।
रोया भी, अम्मा भी रोई, अम्मी ने कहा कि नहीं कुछ नहीं होता। मुसलसल वो शाम तक मोटिवेट करती रहीं तो आखिर फिर एक दोबारा खड़ा हो गया मैं रात में। अगले दिन फिर कॉलेज पहुंच गया, एनसीसी नहीं की। इस तरह ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ लम्हात में मुख्तलिफ़ मौक़ों पे वालदा हिम्मत देती रहीं, भाई हिम्मत देते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह गिरने नहीं दिया बिल्कुल भी। तो मेरी कहानी में तो ये सारी चीज़ें, मेरी कहानी आगे जाके और टफ़ हो जाती है, जो बहुत ही एक अल्लाह ना करे कि किसी के साथ हो। लेकिन मैं ये बात इसलिए शेयर करना चाहूँगा कि जो लोग इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनके लिए मैं शेयर करना चाहूँगा कि मुसीबतें, परेशानियाँ अल्लाह की तरफ से होती हैं, बेशक। और जो इन चीज़ों से गुज़र जाता है वही दुनिया में कामयाब होता है, क्योंकि दुनिया तो फ़ानी है, आपको पता है। शादी हो गई मेरी, मैं डिसेबल क्रिकेट ज्वाइन कर ली मैंने। डिसेबल अच्छा, क्रिकेट भी माशाल्लाह। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी क्रिकेट खेलने लगा था। मैं वेल नॉन पर्सनैलिटी हो गया टेप बॉल क्रिकेट में पूरे कराची में। तो डिसेबल क्रिकेटर्स की तरफ से मुझे फ़ोन आया, टीम बन रही थी, तो वो मैंने ज्वाइन की। पहले तो मैं कर नहीं रहा था, मैंने कहा मैं तो बहुत अच्छा क्रिकेटर हूँ, मुझे डिसेबल के साथ खेलने की क्या ज़रूरत है, आह, मैं इस लेवल पे पहुँच गया था। लेकिन राइट। बहरहाल वो मैंने ज्वाइन की तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह डिसेबल ऐसे ऐसे प्लेयर्स मैंने देखे कि मैं खुद हैरान रह गया। अरे, तो उससे एकदम से आपको एक वो एकदम मिला से होगा बूस्ट ना कि मुझसे ज़्यादा इस वक़्त। जी, मैं बिल्कुल अपने आप को ये समझ रहा था कि मुझसे अच्छा तो कोई होगा ही नहीं। लेकिन वहाँ जाके मुझे पता एक लगा से कि बढ़कर एक। एक से एक डिसेबल प्लेयर्स मैंने देखे। आप लोग भी अगर देखें पाकिस्तान डिसेबल क्रिकेट एसोसिएशन का जो पेज है, जी हाँ, बिल्कुल देखा। आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी। उसकी बहुत सारी मिसालें भी हैं मेरे पास क्रिकेट के हवाले से। बहरहाल तो वो मैंने कर ली। उसके बाद फिर थोड़े अरसे बाद, तकरीबन 4 साल बाद मेरी शादी हो गई। माशाल्लाह, बच्चे भी हुए माशाल्लाह। माशाल्लाह। अल्लाह ने 2017 में मेरी बेटी को ब्लड कैंसर हो गया। ज़ाहिर है ओह, आई एम बड़ा सो शॉकिंग था, सॉरी। बहुत परेशानी थी किस बड़ा। उम्र में उसको? वो उस वक्त 7 इयर्स की थी। ओहो। तो बहुत ज़्यादा परेशानी थी, प्रॉब्लम थी, और अम्मी बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, बोल एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, बोली ना हमारी फैमिली में ऐसा कुछ है, कुछ इस तरह का हो नहीं सकता। हाँ। लेकिन बहरहाल था। सो क्यूट, माशाल्लाह। तो क्या नाम है इसका? जी ये सारा थी, ये सारा है ये, और ये छोटा बेटा है मेरा अली। बहरहाल फिर चलती रही कहानी, ज़िंदगी चलती रही। जो घर वालों ने सिखा दिया था कि गिरना नहीं है, और वही बातें, वही सारी चीज़ें याद कर कर के, और अल्लाह ने हिम्मत दे दी। उस फेज़ से, उस कीमोथेरेपी से निकल गया मैं बच्चों की। बच्चे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, स्टेबल हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सब अल्लाह की तरफ से होता है। तो बताने का मकसद ये है इस कहानी का कि आपने आप लोग छोटे का हिम्मत भी ना हारें। बताया, उसको भी हो गया था क्या? जी, अली एंड सारा दोनों। अल्लाह। तो अ, इस बच्ची की भी बड़ी हिम्मत है, इन बच्चों की, क्योंकि ये बच्चे जो सहते हैं वो जाहिर सी बात है हमने और आपने जो ये नहीं सहा। तस्वीरें हैं ये उस वक्त में भी ये लोग इस तस्वीर में भी। ये तस्वीरें अभी तकरीबन 6 मंथ पुरानी हैं। ये दोनों उस फेज से निकल चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कीमोथेरेपी से अब शुक्र अल्लाह का, ओरल मेडिसिन्स चल रही हैं इनकी। शुक्र अल्लाह का, तो शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ज़िंदगी है, बड़ी टफ़ होती है और बड़ी मुश्किलात आती हैं। आप लोग हौसले से, डिसेबिलिटी तो कुछ भी नहीं है ज़िंदगी में, तो बहुत बड़ी बड़ी वाह वाह मुश्किलात वाह आती हैं। वाह, तो खुश रहिए। डिसेबिलिटी को तो साइड में रख दें आप बिल्कुल। तो आप जीते रहें और अल्लाह को याद करते रहें, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं इसी तरह। क्या बात है शाहिद भाई, क्या बात है। क्या ज़बरदस्त आपने मुझे अभी कहानी, जिस मुझे हिला दिया है आपने। सीरियसली मुझे आपने हिला दिया। आपने मुझे एक और मेरे अंदर आपने जज्बा पैदा किया है कि मैं किस चीज़ की शिकायत करती हूँ। एक इंसान जो कि फिज़िकली चैलेंज्ड, फिर शादी, लोगों ने कितनी बातें की होंगी शादी के ऊपर, शादी कौन करेगा, कैसे करेगा। अल्लाह ने वहाँ भी इज़्ज़त रखी, अल्लाह ने मकाम भी दिया, अल्लाह ने बच्चे भी दिए। फिर अल्लाह ने बच्चों के ज़रिए से थोड़ी सी आजमाइश ली, थोड़ा सा एग्ज़ाम हुआ, फिर अल्लाह ने आपको से, आप ऐसे ही कप्तान नहीं बने हैं। कोई बहुत बड़ा, अल्लाह के हर काम में मसले आते हैं, लेकिन इस काम के पीछे
बहुत बड़ा राज है, मैं समझती हूँ बहुत बड़ा राज है। और आप, ये आपकी आंखों में इस वक्त जो नमी है, ये एक जीतने वाली की नमी है। जो मैं आपकी आंखें देख रही हूँ, ये एक चैंपियन की आंखों में आंसू है, ये खुशी के आंसू है, शुक्र के आंसू हैं। ये अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे हारने और टूटने नहीं दिया वाले आंसू। जी हाँ बिल्कुल। असल में अगर आप पॉजिटिव चीज़ें देखें तो मेरे ख्याल में परेशानियों से ज़्यादा अल्लाह ने आपको नेमतें दी हैं। अल्लाह की जो दी हुई चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आप उनके ऊपर शुक्र अदा करें तो परेशानियाँ वैसे ही ख़त्म हो जाती हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि आप परेशानी के लिए और मतलब डिसेबिलिटी और इन सब परेशानियों में आप अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ज़िंदगी का हिस्सा है। आप जो नेमतें मिली हुई हैं आपको, आप उनका शुक्र अदा करते रहो, परेशानियाँ खुद बहुत ख़त्म होती रहेंगी। साथी कैसी हैं ज़िंदगी की? वो तो जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग के बोलते हैं अल्लाह मियाँ की गाय। अल्लाह। तो ये भी अल्लाह का दिया हुआ तोहफ़ा एक। तो जाहिर सी बात है जिस फेज़ से मैं और वो गुज़रे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई और औरत होती तो गुजर पाती। बिल्कुल। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हिम्मत से उन्होंने सारे, इसने, मेरी वाइफ ने सारे ये फेजेस निकाले हम लोगों ने। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है। वालिद साहब की, वालदा की सपोर्ट थी, भाइयों बहनों की सपोर्ट थी। तो जब ये जावेद भाई बच्चों का पता चला आपको, तो वो 7 साल की थी सारा। जी। सारा की खबर सबसे पहले आपको दी गई? जी हाँ। आपने अपनी बेगम को दी? जी। कैसे? और कैसे उन्होंने उस वक्त उस न्यूज़ को लिया? बस वो लियाकत हॉस्पिटल में थी सारा उस वक्त। जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे वो वहाँ के, उन्होंने आके मुझे बताया, बेटा हमें ये करना पड़ेगा। एक टेस्ट होता है पीछे कमर की बैकबोन से, वो बोन मैरो। बोन मैरो वगैरह लेते हैं, तो उसका टेस्ट होता है बोन मैरो जी। करके। उन्होंने मुझे सबसे पहले बताया कि ये प्रॉब्लम है, तो हिम्मत नहीं हारनी तुम्हें। जाहिर सी बात है एकदम से शॉक लगता है। एकदम से ना खबर लगी हाँ, कि मेरी 7 साल की बच्ची को क्या करंट लग हुआ। गया, करंट लग गया। और उससे पहले बीमार होती तो समझ आता है ना। वो तो कुछ भी नहीं था, वो तो कुछ भी बिल्कुल नहीं सेट था थी, उसको। बिल्कुल सही थी, कुछ भी नहीं था उसको। तो बड़ा शॉकिंग था। भाभी डॉक्टर हैं, बहनें डॉक्टर हैं। कुछ भी नहीं, कोई डाउट नहीं था, कुछ अचानक से। बस तो हल्के हल्के गिलानी क्या ऊपर वाले से कि सारी जिंदगी का चैलेंज आपने रखा, फिर आपने ऐसे कर दिया, ऐसे क्यों बच्चे के? तो फिर तो जिस दिन गिला कर दिया उस दिन तो लाइफ ख़त्म है ना। गिला किस बात का। वाह 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 वाह, तो जीते ये रहिए। तो लाइफ के साथ हैं सारी चीज़ें। गिला कर दिया, लाइफ ख़त्म। सारी खुशियाँ ही ले लोगे तो फिर क्या, चैलेंज कोई नहीं लोगे क्या? उफ। तो गिला करते ही लाइफ ख़त्म है। लाइफ के साथ आपको रहना है, तो गिला किस बात का फिर? आगे एक और चैलेंज दिया अल्लाह ने, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, तो अल्लाह ताला निकाल देगा इससे भी। आखिरी चंद लम्हे, मेरा दिल चाह रहा है मैं राव जावेद साहब से और पता नहीं क्या क्या बातें सुनूं। इसलिए नहीं कि मुझे कोई और मेरी वजह है, मेरे सीखने के लिए मुझे सीखना है, मुझे जानना है कि मैं शुक्रगुजार कैसे हो सकती हूँ। चंद लम्हों में ये सवाल, हालात हैं, वाक़यात, इस वक्त दुनिया है। 2020 कभी किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरह होगा। आज इस साल से पहले जब हम न्यू ईयर मना रहे थे, लोग एक दूसरे को विश कर रहे थे, तो अंदाज़ा नहीं था। हम समझते थे बड़ी मुश्किलें, हमने तो बड़ी बड़ी मुश्किलें देख ली, लेकिन 2020 ऊपर वाले को पता था कि वो क्या चैलेंजेस लेकर आ रहा है। आज माशरती तौर पे लोग मेंटली बहुत ज़्यादा चैलेंज्ड हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा चैलेंज्ड हैं, साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा चैलेंज्ड हैं। उनको क्या कहेंगे? मुसलमान होने के नाते तो बड़ा सीधा साधा सा एक पैगाम है कि अल्लाह को ना भूलें, नमाज पढ़ते रहें। तो हम लोगों के लिए तो कोई, अगर देखें एक मुस्लिम ही है, जो होगा अल्लाह की वजह से होगा, अल्लाह की मर्ज़ी होगी, अल्लाह की खुशी होगी। अगर ये 2-3 चीज़ें अपने जहन में आप बिठा लें तो कोई, मुझे नहीं लगता कि मुसलमान होने के नाते कोई प्रॉब्लम हो सकती है। बीमारियां आई हैं, वबाएँ आई हैं, पहले भी तो आती हैं, तो आने दो भाई। अल्लाह की तरफ से एक छोटी सी बात जहन में बिठा लें
एवरीथिंग, हर चीज़ सिर्फ और Happens सिर्फ for- अल्लाह की तरफ से होती है बिल्कुल, बस। बिल्कुल। ये चीज़ जहन में आप बिठा लें, आपको कोई वबा कोई प्रॉब्लम, अगर आप मरोगे तो अल्लाह की वजह से मरोगे, आप कोरोना से नहीं मरोगे। सुभान अल्लाह। तवक्कुल हो तो ऐसा हो कि उसकी रज़ा के बगैर कुछ नहीं हो सकता। अगर मानते हैं, हम अक्सर गुनाहगार लोग हैं, अल्लाह को तो मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते। बड़ा दुख होता है इस बात से, और सोचते सोचते हो जाता है कि भाई अच्छा चलो, अब जब हालात ठीक होंगे, हालात ठीक यहाँ से होते हैं, हालात ठीक यहाँ से होते हैं, हालात ठीक यहाँ से होते हैं। हालात उस वक्त ठीक होंगे जब वो कंफर्ट जोन से निकलेंगे। चाहते तो ये भी भाई बहुत सपोर्टिव थे, अम्मा बहुत सपोर्टिव थी, घर में रह सकते थे। कल ही आपने एक वाकया सुना, चलता फिरता हाथ सलामत भाई और बाप पाल रहे हैं। ये भी तो घर में बैठ सकते थे, लेकिन उन्होंने चूज़ कुछ और किया। फिर ऊपर वाले ने कहा ये मेरा वो बंदा है जो कुछ करना चाहता है, अब मैं इसको नवाजूंगा। दुनिया में इज्जत भी दी, शोहरत भी दी, अच्छी साथी, अल्लाह मियाँ की गाय कहते हैं जिसको ये, ऐसी साथी मिली, 2 प्यारे बच्चे दिए अल्लाह ने, 3 उनकी बच्चे इज्जत, 3 माशाल्लाह बच्चे हैं, माशाल्लाह। अल्लाह उनको ज़िंदगी सेहत दे, माँ बाप की खुशियाँ और माँ बाप का साया सलामत रखे, और बच्चों की खुशियाँ देखना नसीब फरमाए। उस तरफ से भी जो है ना, थोड़ा सा टेस्ट हुआ, लेकिन ही नेवर गेव अप। नॉट गिविंग अप is the biggest step and favor that you could do to yourself. हार मान लिया तो छोड़ दें, फिर तो एक दफ़ा डाइट मैं कल से शुरू करूंगा, जिम मैं कल से जाऊंगा, मैं आज से क्यों नहीं जाऊंगा, मैं अभी से क्यों नहीं जाऊंगा, मैं सॉरी कर लूंगा, मैं आज क्यों नहीं करूंगा, मैं अभी क्यों नहीं करूंगा। देखिए, मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल होने में ज़रा सा फ़र्क है, और दोनों ही बहुत ही मेरे लिए रिस्पेक्टफुल और बाइज़ एहतराम है। मोटिवेट आप किसी को करते रहते हैं, किसी को हिम्मत दिलाना होता है, लेकिन हिम्मत उसको देखकर आती है जिसकी कोई कहानी होती है और उससे आप इंस्पायर होते हैं, जैसे कि ये। थैंक यू सो मच राव जावेद साहब, आप आए, आपने अपना दिल खोलकर हम सबके साथ शेयर किया, एंड लेट मी से कि मुझे फ़ख्र है और मैं बहुत इंस्पायर हूँ आपकी कहानी से, आपके ज़रिए से, और अपनी तरफ से मैं सबसे कहूँगी अपने बच्चों को 2 कतरे पोलियो के ज़रूर पिलाइए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। इट्स फॉर देयर लाइफ, उनकी पूरी ज़िंदगी उन 2 कतरों पर डिपेंड करती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। माया कहानी के साथ कल शाम इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।